नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। शुरुआत अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा चुनाव प्रचार का दूसरा दिन आज। हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे 3 जनसभाएं। जी हां, आज उनका ये शेड्यूल तय है। 3 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरियाणा के दौरे पर रहेंगे आज पुष्कर सिंह धामी। मुवाना में बीजेपी प्रत्याशी है रामकुमार गौतम, जिनके समर्थन में, जिनके पक्ष में वो जनसभाएं करेंगे। 2 बजे दोपहर को पुंडरी हेलीपैड पर सतपाल जांबा के पक्ष में वो जनसभा करने वाले हैं और उसके बाद फिर शाम 5 बजे का फरीदाबाद का उनका कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फरीदाबाद पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। इस तरह से आज बैक टू बैक चुनाव प्रचार के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 3 जनसभाएं प्रस्तावित हैं। हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में अलग अलग हिस्सों में जाकर वो जनसभाएं करेंगे, लोगों से वोट की अपील करते नजर आएंगे और स्टार प्रचारक के तौर पर बाखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आज इसी कड़ी में एक बार फिर हरियाणा में उनकी मौजूदगी रहेगी। हरियाणा दौरे पर प्रचार प्रसार के आज दूसरे दिन 3 जनसभाएं उनकी प्रस्तावित। में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार बनेगी, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार को देखा है, डबल इंजन की सरकार को देखा है, किस प्रकार से उसने विकास हो, पारदर्शिता हो, भर्तियां हो, महिलाओं के लिए काम हो, हर क्षेत्र में, किसानों के लिए काम हो, नौजवानों के लिए काम हो, हर क्षेत्र में, खिलाड़ियों के लिए काम हो, हर क्षेत्र में काम किया है। और 2014 से पहले की सरकार, कांग्रेस की जो सरकार थी, किस तरह उसने भ्रष्टाचार के दलदल में पूरे हरियाणा को फंसाया था, किस प्रकार से जो है हरियाणा को पीछे किया था, किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार की आगजनी होती थी। एक परिवार के इशारे पर दिल्ली से जो है हरियाणा की पूरी सरकार चलती थी। इसलिए लोग अब किसी भी कीमत पर हरियाणा में वो स्थिति दोबारा नहीं आने देंगे और हरियाणा में फिर से भाजपा की और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। 5 अक्टूबर को भारी मतदान करेंगे और नई सरकार चुनेंगे। शिखा शर्मा हमारे साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता लाइव कनेक्ट हो गई हैं। शिखा, आज सीएम धामी का वहां हरियाणा में कहां कितने बजे क्या क्या कार्यक्रम, बताए जरा। देखिए, सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी जो है वो मुवाना में जो भाजपा प्रत्याशी है रामकुमार गौतम जो है उनके लिए जनसभा करेंगे। 2 बजे पुंडीर हेलीपैड पे सतपाल जांबा के लिए और 5 बजे फरीदाबाद में मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा प्रत्याशी दिनेश अदलखा के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात है, एक दिन में लगातार 3 बड़ी जनसभाएं जो है उनके द्वारा की जाएगी। भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता के बीच में वो जाएंगे। कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक का रोल जो उनको दिया गया था वो उसको बहुत बखूबी जो है वो निभा रहे हैं। लगातार वो पार्टी के पक्ष में हरियाणा की जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील जो है वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो है वो अपने हर उस मुख्यमंत्री को एज ए स्टार प्रचारक लेकर आई है जिनको जनता जो है बहुत पसंद कर सकती है, चाहे वो यूपी के सीएम हो, चाहे वो उत्तराखंड के सीएम क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात है कि अब चुनाव में सिर्फ 4 से 5 का दिन समय रह गया है। शनिवार को जो है वो चुनाव होने वाले हैं। 2 दिन का समय जो और रह गया प्रचार करने के लिए, तो पार्टी जो है अब चाहती है कि इन 2 या 3 दिनों में हर वो बड़ा चेहरा जो पार्टी से जुड़ा हुआ है वो हरियाणा के दौरे पर आए और जनता के बीच में जाके पार्टी के लिए प्रचार करे और प्रत्याशियों के लिए प्रचार करे। ऐसे में वहां का सियासी माहौल क्या कह रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है शिखा? और देखिए, फिलहाल अगर बात करें चुनावी माहौल की, तो कंपटीशन जो है वो कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों में ही बहुत ज्यादा हो रखा है। पर इस समय किसी भी पक्ष के, क्योंकि देखिए जो फरीदाबाद वाला एरिया है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है और लगातार नीरज शर्मा जो है वो फरीदाबाद जो है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। लगातार वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार रही है, क्योंकि एक जो फरीदाबाद NIT है वहाँ पे कांग्रेस है और फरीदाबाद जो है वहाँ पर बीजेपी है। सबसे बड़ी बात है कि दोबारा फरीदाबाद में आज ये रैली होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है बीजेपी के साथ है। पर दिल्ली का असर वहां देखने को मिलता है या नहीं मिलता, वो देखने वाली बात। जैसे केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली जो है दिल्ली में बदलाव हुआ है, ऐसे हरियाणा की जनता भी बदलाव मांग रही है। तो फरीदाबाद की जनता कहते भी फरीदाबाद की सीट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल मानी जाती है, सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। ऐसे में जाहिर तौर पर वहां पर ज्यादा जोर आजमाइश होगी।
जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, जब दिल्ली में ऐसे कोई बदलाव, जैसे सोनीपत है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, ये ऐसे हैं तो दिल्ली से लगते हैं। जब वहाँ कुछ भी चीजें होती है तो इनका इम्पैक्ट जो है वो हरियाणा की इन सीटों पे भी जो है वो जरूर देखने को मिलता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं फरीदाबाद पे भी जो है पार्टी अपनी नजर जो है पूरी तरह से टिकाई हुई है। जोर जो है उस पर भी काफी ज्यादा लगाया जा रहा है, फरीदाबाद हो या फरीदाबाद NIT हो, ये दोनों ही सीटों को लेकर पार्टी जो है वो लगातार हर बड़े कदम जो उठा रही है, अपना एक भी वोटर को जाने नहीं दे रही है और नए वोटर्स को लगातार ऐड करने की कोशिश जो है वो पार्टी के द्वारा की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शिखा शर्मा, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। प्रदेश में 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा गढ़भोज दिवस। जहां सीएम धामी ने किया गढ़भोज दिवस मनाने का आह्वान। सेवा के कार्यों से जुड़े हुए उत्तराखंडियों से यह आह्वान खुद सीएम की तरफ से किया गया है। उत्तराखंड के कॉलेज हर साल 7 अक्टूबर को गढ़भोज दिवस मनाएंगे। इस पहल का उद्देश्य है पौष्टिकता और औषधीय गुणों से भरपूर उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन को लोकप्रिय बनाने का। इसका यही मकसद है, यही उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ 7 अक्टूबर का दिन चुना गया है। इस दिवस को मनाने के लिए गढ़भोज दिवस इसका नाम रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 अक्टूबर को गढ़भोज दिवस मनाने का तमाम उत्तराखंड वासियों से आह्वान किया है। सीएम धामी ने देश विदेश में रहने वाले प्रवासी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भोजन के कारोबार, सेवा के कार्यों से जुड़े उत्तराखंडियों से गढ़भोज दिवस मनाने का आह्वान किया। बता दें आपको, राज्य बनने के बाद राज्य आंदोलन का सूत्र वाक्य रहा कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, यानी कि इस नारे को अब साकार करने की दिशा में इसके लिए द्वारिका प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में बकायदा साल 2000 से गढ़भोज अभियान शुरू किया गया। अभियान ने उत्तराखंड के परंपरागत भोजन को थाली और आर्थिकी का माध्यम बनाकर मुख्य धारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान द्वारा वर्ष 2000 से चलाया जा रहा गढ़भोज अभियान हमारी परंपरागत फसलों कोदा, झंगोरा, मड़वा और झोली को मुख्य धारा में लाने में सफल रहा है। यह अभियान केवल भोजन से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक निरोगी और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश भर में औषधि गुणों में से भरपूर फसलों और परंपरागत अनाजों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उनके प्रयासों से आज देश भर में मिलेट्स और अन्य पोषक फसलों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। आप सभी को। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, गढ़भोज दिवस किस मकसद के साथ 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा? किस ये जो आह्वान किया गया सीएम धामी की तरफ से, क्या मंशा? हरीश, आवाज मिल पा रही है? लगता है कनेक्शन उनसे हमारा कट गया है, दोबारा उनका रुख करेंगे। फिलहाल ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, यानी कि 7 अक्टूबर को हर साल गढ़भोज दिवस मनाने का उत्तराखंड वासियों से आह्वान किया गया है। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को भी कह दिया गया है ताकि हर साल इस दिन को सेलिब्रेट किया जा सके। गढ़भोज दिवस के तौर पर 7 अक्टूबर, अब चूंकि देखिए अगला महीना अक्टूबर आने ही वाला है, 7 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाने वाला है। सेवा के कार्यों से जुड़े हुए लोगों को एकत्रित किया जाएगा और 7 अक्टूबर का दिन चुना गया है। हरीश एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, 7 अक्टूबर को गढ़भोज दिवस मनाने के पीछे का क्या है कारण, क्या है मकसद? जो उत्तराखंड की जो थीम रखी गई थी, उत्तराखंड आंदोलन यहाँ पर हो रहा था, यानी कि साल 1998 की अगर बात करें तो एक नारा यहाँ पर बहुत प्रचलित था कि कोदा झुगरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। इसी दिशा में आज तक अगर बात करें तो उन व्यंजनों को, उन चीजों को आज तक जगह नहीं मिल पाई, जिसको अब शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और जो खासतौर पर हम मिलेट, जो यहाँ पर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो मिलेट तमाम जगहों पर जिस तरह से जो मोटा अनाज है उसको थाली पर परोसकर यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों तक और यहाँ के जो मेहमान हैं उन तक पहुंचने की कोशिश इस समय सरकार के द्वारा की जा रही है। यही मकसद इसका खासतौर पर है कि किस तरह से आजीविका को, आर्थिकी को और मजबूत दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। इस तरफ लगातार सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कहीं न कहीं जो सकारात्मक सोच है वो इस बात को दर्शाती है कि कहीं कहीं जो प्रदेश के तमाम उन गांवों की बात करें जहां पर जो मोटा अनाज है
और जो कूदा झमोरा है उसे थाली में परोस करके एक नई पहचान दिलाना, ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंच सके और उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो भी मजबूत हो सके। इसी तरफ लगातार ये काम किया जा रहा है। इसके लिए विशेष तौर पर अगर हम 7 अक्टूबर की अगर बात करें तो 7 अक्टूबर को एक गढ़भोज यानी कि गढ़वाल का जो भोज है उसे थाली में परोसने का काम मुख्यमंत्री की सरकार कर रही है। और इसी दिशा में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है इस बात को लेकर के भी है कि प्रत्येक जो परिवार है, प्रत्येक जो लोग हैं जो दूर दराज गाँव में रहते हैं उनकी आर्थिकी और आजीविका को मजबूत किया जाए। और कहीं ना कहीं जो तमाम जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, इसके साथ ही जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सभी को इस विशेष ऐसे जो सामाजिक संगठन है उनको भी इसमें जोड़ा जा रहा है, ताकि इससे गढ़भोज का जो कार्यक्रम है वो तमाम इन जगहों पर किया जाए। सराहनीय कदम, सराहनीय पहल सरकार की तरफ से कही जा सकती है। हरीश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। वहीं उत्तराखंड में अभी बारिश से निजात नहीं मिलने वाली, राहत नहीं मिलने वाली। जी हाँ, मौसम विभाग की तरफ से 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, जहां पर बारिश का अलर्ट जारी हुआ। मानसून की विदाई के साथ साथ उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। देहरादून मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। पिछले 24 घंटे में नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर समेत देहरादून के विभिन्न स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप के साथ ही मौसम गर्म रहने की भी संभावना जताई गई है। हरीश खनेडा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, कुल मिलाकर मौसम जिद पर अड़ा हुआ है, मानेगा नहीं लग रहा है, राहत नहीं मिलने वाली लोगों को। बिल्कुल, देखिए सुबह जिस तरह से मौसम की अगर बात करें तो मौसम को लेकर के मौसम विभाग केंद्र में 4 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 3 गढ़वाल के 3 कुमाऊं के जनपद हैं और एक देहरादून है, यानी कि राजधानी देहरादून उत्तराखंड की। तो उसमें कहीं कहीं जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, क्योंकि आज की बात करें तो आज 20 तारीख हो चुकी है और इस समय जो मानसून अपने वापसी पर है और आज संभवतः ये संभावना जताई जा रही है कि कहीं कहीं आज से जो मानसून की जो वापसी है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन बहरहाल मौसम विभाग केंद्र की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो 4 जिले हैं उसमें भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। खासतौर पर हम देहरादून की बात करें, पिथौरागढ़, बागेश्वर की बात करें तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। चलिए, कुल मिलाकर यानी कि लोगों को अभी कुछ दिन और इस आफत को झेलना ही पड़ेगा, लेकिन चूंकि देखिए अलर्ट जारी किया गया है तो ऐसे में लोग एहतियात भी बरते, इस बात की भी अपील बार बार मौसम विभाग की तरफ से की गई है। तो देखिए जिस तरह से मौसम की अगर बात करें तो मौसम को लेकर पहले से सरकार की तैयारियां हैं, प्रशासन की तैयारियां हैं। उसके बाद अभी की अगर बात करें तो आज भी जो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट दिया गया है तो सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। खासतौर पर अगर निचले इलाकों की बात करें, यानी कि जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं वो भी विशेष तौर से सावधान रहने के लिए कहा गया। और जो आपदा से जुड़े जो विभाग हैं वो बिल्कुल ही अलर्ट मोड पर हैं और किसी साल में चाहे वो सड़क हो, चाहे वो गाँव को जोड़ने वाले रास्ते हों, वो उनको भी तत्काल खोला जाएगा अगर ऐसी स्थिति बनती है। शुक्रिया आपका हरीश, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं आगे। ऋषिकेश में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर महारैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने पहुंचे। इस जुलूस में युवाओं और महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। इस महारैली में बड़ी संख्या में समिति के सदस्य एकत्रित हुए। इस दौरान मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सरकार से मूल निवास भू कानून की मांग करने के साथ ही प्रदेश में बढ़ते नशे के अपराध को दूर करने की भी मांग की है। आईडीपीएल हॉकी मैदान से निकली महारैली विभिन्न मार्गों से होते हुए त्रिवेणी घाट पर जाकर खत्म हुई, वहां जाकर संपन्न हुई। वहीं देहरादून में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दिया है। एनपीएस के विरोध में 1 अक्टूबर को कर्मचारी घरों में 1 घंटे तक लाइटों को बंद रखेंगे, काली पट्टी बांधकर काम करने पहुंचेंगे।
बता दें आपको, कर्मचारी 1 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में कुछ इस तरह से मनाते नजर आएंगे। दरअसल 1 अक्टूबर को एनपीएस प्रणाली को सरकार ने लागू किया था, तो वहीं कर्मचारी सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। और इसी बात को लेकर 1 अक्टूबर को काली पट्टी बांधकर अपने अपने घरों की 1 घंटे के लिए लाइटें बंद करके ये विरोध जताने वाले हैं, प्रदर्शन इस तरह से इस अंदाज में करने वाले हैं। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कर्णप्रयाग के भूधसाव क्षेत्र बहुगुणा नगर का निरीक्षण किया, प्रभावितों की समस्याएं सुनी। बता दें, बहुगुणा नगर में भूधसाव की वजह से 39 परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रभावित परिवारों को बमोथ और गवाड़ में विस्थापन का प्रस्ताव शासन को पहले ही भेजा जा चुका है। प्रभावितों ने जिलाधिकारी से कहा कि वो विस्थापन नहीं चाहते। भूधसाव से उनके मकानों को जो क्षति पहुंची, जो नुकसान हुआ, उसका निर्धारित सर्किल रेट पर उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसके बाद बहुगुणा नगर का ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये मांग भी उनकी तरफ से रखी गई। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा बहुगुणा नगर के ट्रीटमेंट के लिए 41 करोड़ की डीपीआर बनाई गई है और प्रभावितों को आश्वस्त किया कि सभी प्रकरणों का अध्ययन करते हुए शासन से इस मामले का निस्तारण हेतु उन्हें अवगत करवाया जाएगा। का निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा, और यहाँ जो लोगों ने शिकायतें बताई थी एनएच के काम से जो नुकसान हुआ है, तो यहाँ के लोगों का मानना है, तो उसका एक सर्वेक्षण किया गया मेरे द्वारा। और यहाँ काफ़ी जो है स्थिति खराब देखने को मिली कुछ मकानों की। और मेरे से पूर्व भी जो जिलाधिकारी रहे वो भी यहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं और सेक्रेटरी सर का भी निरीक्षण हुआ है, और उसके तहत एक ट्रीटमेंट का डीपीआर 41 करोड़ का इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया भी है। लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों की मांग है कि उनके मकान खराब हो गए हैं, उनका मुआवजा दिया जाए या ट्रीटमेंट किया जाए। तो उसमें मैं अब जैसे एक बार जिलाधिकारी महोदय आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया हमको। आज तक हमको आश्वासन मिलते रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। हमने यहाँ पर ये मांग की है कि जो शासन द्वारा जिसका ट्रीटमेंट किया जाए, कि ट्रीटमेंट की बात की है, इस ट्रीटमेंट से अच्छा ये होता कि हमारे घरों का जो मूल्यांकन किया गया है, पहले हमारे इस मूल्यांकन के अनुसार हमको मुआवजा दे दिया जाए, तब जाके इस ज़मीन का ट्रीटमेंट किया जाए। दिक्कत तो ये है कि 3 साल से यहाँ पर जो है 38 परिवार ऐसे रह रहे हैं कि रात जो है कभी भी कोई भी घर गिर सकता है। तो हमने डीएम साहब से परसों निवेदन किया कि आप जो है यहाँ पे मौका मुआयना करके हम लोगों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए। सिर्फ यहाँ पे एनएच ने 4 परिवारों को मुआवजा दिया, बाकी हम 32 परिवारों को जो है यहाँ पे। वही ऐतिहासिक गौचर मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। 7 दिनों तक चलने वाला ये गौचर मेला 14 नवंबर से शुरू होगा। गौचर मेला उत्तराखंड के सबसे पुराने मेलों में से एक है। गौचर मेले में उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति के दर्शन करवाए जाते हैं। गौचर मेला गढ़वाल का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मेला है, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह बना रहता है। गौचर मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी और मेला अध्यक्ष संदीप तिवारी की अध्यक्षता में रायका गौचर सभागार में पहली बैठक हुई, जिसमें मेले को भव्य स्वरूप देने के लिए मेले के सफल आयोजन के लिए चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से बाकायदा महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए। मेले के आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ जरूरी व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। पहली बैठक आयोजित की गई है गौचर मेले की, और स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल अध्यक्ष के लोग, महिला मंगल दल के लोग और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनको इनवाइट किया गया है सुझाव देने के लिए, और सभी ने अपने सुझाव यहाँ दिए हैं, जिनको हमने नोट कर लिया है। और प्रयास रहेगा कि उनके सुझावों पर अमल करते हुए इस बार भव्य गौचर मेला आयोजित किया जाए। वहीं हरिद्वार में वन विभाग की टीम ने वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी उनको। हरिद्वार और श्यामपुर रेंज की संयुक्त टीम ने एक वन तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी जसपाल के पास से गुलदार की खाल भी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो गुलदार की खाल को बाहर से लेकर आया था। वन विभाग ने इस कार्रवाई को वन्य जीव तस्करों पर बड़ा प्रहार बताया और कहा, इस तरह के मामलों में आगे और भी कड़ी कार्रवाई होती रहेगी। रेंज और श्यामपुर रेंज की टीम ने ज्वाइंट कार्रवाई करी और चंडीघाट से एक संदिग्ध व्यक्ति के ने एक
काले बैग से हमारे को एक गुलदार की खाल बरामद हुई है। जो हमने अभियुक्त पकड़ा है, ये जसपाल सिंह इसका नाम है, पुत्र कृपाल सिंह, रहने वाला ये पुरोला का है। इसने कुछ हमें जानकारी दी है, उसके बेसिस पे हम आगे भी दबिश करेंगे इसमें। और ये मतलब जो उसके द्वारा जानकारी साझा करी गई है, खाल बाहर से लेकर आया था और बेचने के इरादे से ही आया था। वहीं चमोली के सीमांत क्षेत्र के तोलमा गांव में इन दिनों जंगली सुअरों का आतंक बना हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं। सुअरों ने ग्रामीणों की फसल को चौपट कर दिया। ग्रामीण अब वन विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि वन विभाग से कई बार जंगली सुअरों से निजात दिलाने की मांग हमने की, लेकिन कभी कोई सकारात्मक पहल उनकी तरफ से नहीं की गई। जंगली जानवर लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों की कई बार जान पर भी बनाती है। उन्हें आर्थिक नुकसान को उठाना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, लेकिन वन विभाग की टीम की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हरिद्वार जिले में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में जिले के रोशनाबाद, रुड़की, बहादुराबाद समेत कई स्थानों पर डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से गंभीर घटनाएं सामने आई, जिनमें लोगों की जान तक चली गई। इस घटनाक्रम के बाद जनता में आक्रोश फैल गया, कई स्थानों पर हंगामा हुआ। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया, उन्हें कई शिकायतें मिली है, जिसके आधार पर अब अवैध अस्पतालों की जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा, कई अस्पतालों पर सील लगाई जा चुकी है, अन्य पर जल्द ही कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों को चिन्हित करने का अभियान शुरू कर दिया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मेरे संज्ञान में लाया गया था और मीडिया के द्वारा ही आया था। इसमें रोशनाबाद हेल्थ केयर एक क्लिनिक है, यहाँ पर किसी महिला की तबीयत खराब हो गई है और उसके लिए इलाज के लिए सक्षम नहीं था। अगले दिन तत्काल मेरे द्वारा एक जो नोडल अधिकारी हमारे हैं, टीम के साथ वहाँ पर गए थे। वहाँ उन्होंने लगभग 5 क्लिनिक चेक करी थी। जो हेल्थ केयर हो तो तालाबंद पड़ा हुआ था। उसके अलावा एक जीएमएस गंगा मेडिकल सेंटर करके था, एक संजीवनी हॉस्पिटल था, एक अस्मा हॉस्पिटल था, एक डेंटल हॉस्पिटल था, एक बंगाली था। इन चारों लोगों को सीज कर दिया, बंद कर दिया गया था और इनको नोटिस भी जारी कर दी गई है। और एक एमएस भी है, उसमें क्या एमएस लैब का भी है, इनको नोटिस जारी की गई है और 50,000 की पेनाल्टी आरोपित की गई है। हमारे पास रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है, जो पेनाल्टी दी गई है। ये हमारे संज्ञान में आता है कि यहाँ पर अस्पताल जो मिला खुला हुआ है, ये हमारे क्लिनिकल एस्टिमेशन एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है या रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे तत्काल कार्रवाई। खबर रुड़की से है, जहां झोला छाप डॉक्टर और फर्जी तरीके से चल रहे क्लिनिक मरीजों की जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रही हैं। बता दें आपको, निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने वहां अस्पताल में तोड़फोड़ की, हंगामा किया। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग भी जागा है, नींद टूटी है स्वास्थ्य विभाग की, अस्पताल को फिर सील कर दिया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया, 2 अस्पतालों पर 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया। वहीं एक लैब को भी सील किया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई को लेकर लोगों में गुस्सा है कि अगर ये समय रहते कार्रवाई होती, ये एक्शन ले लिया गया होता अस्पताल के खिलाफ, उन डॉक्टर्स के खिलाफ जो कि फर्जी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, तो शायद महिला की जान बचाई जा सकती थी। पिछले लंबे समय से क्षेत्रों में इस तरह के झोलाछाप डॉक्टर बिना डिग्री के क्लिनिक चला रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की नींद अब टूटी है जब किसी की जान चली गई। मालूम है कि एक माही अस्पताल में जो कल एक कैजुअलिटी हुई है, उसको हम लोग निरीक्षण करने आए थे, वो बंद पाया गया और उसका जो ओनर है वो भी फरार है। वहाँ निरीक्षण किया, उसके बावजूद फिर हमने ग्लोबल हॉस्पिटल को देखा, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिला, उसको हमने बंद किया है। डायमंड हॉस्पिटल पे हम 2 लाख की जुर्माना लगाया और मेडविन पे जुर्माना लगाया। उसके बाद एक लैब थी वहाँ पे, एक दूसरी लैब है हमारे डॉक्टर जगदीश कुमार करके एक लैब है ईदगाह रोड पे, उस पर हमने जुर्माना लगाया और 4 हॉस्पिटल में हमने जुर्माना लगाया। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जहाँ जो हॉस्पिटल में लोग आते हैं, तो जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ कृपया करके बाहर बोर्ड में लगा दिया जाए कि ये डॉक्टर आज अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे। बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा कर, डिग्रियाँ लगा कर लोग बहकावे में आकर के अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बहुत गलत है। चलिए, उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।